हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है आर्द्रता तथा वर्षण। यह अध्याय 16 है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। सबसे पहले आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वायुमंडल में मौजूद या उपलब्ध जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में विद्यमान जो जलवाष्प की मात्रा है इसको आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में इसकी मात्रा केवल 4% तक ही होती है। फिर भी मौसम और जलवायु के निर्धारण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जलवाष्प की यह मात्रा स्थान और समय के अनुसार बदलती रहती है। स्थल की अपेक्षा सागरों में वाष्पीकरण अधिक होता है। 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच महाद्वीपों पर सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है, जहां पर वर्षा के द्वारा प्राप्त जल तथा वनस्पतियों के द्वारा उत्सर्जित जल वाष्पीकरण के लिए सुलभ हो जाते हैं। महासागरों पर सर्वाधिक वाष्पीकरण दोनों गोलार्धों में 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच होता है, क्योंकि निम्न अक्षांशों में हवा मंद गति से चलती है, परंतु यहाँ हवा की गति तीव्र होती है। संघनन तथा वाष्पीकरण एक दूसरे के विपरीत प्रक्रियाएं हैं। वाष्पीकरण के द्वारा जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जबकि संघनन के द्वारा वाष्प यानी गैस तरल या ठोस में परिवर्तित हो जाती है। एक निश्चित तापमान पर एक घन मीटर वायु जितने ग्राम जल वाष्प अवशोषित कर सकता है उसे वायु की आर्द्रता सामर्थ्य या ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहते हैं। जब वायु में उसकी क्षमता के बराबर जल वाष्प आ जाती है तो उसे संतृप्त वायु कहते हैं, सैचुरेटेड एयर कहते हैं। वायु की आर्द्रता सामर्थ्य तापमान में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। जिस न्यूनतम तापमान पर कोई वायु संतृप्त हो जाए उसे उष्मांक बिंदु कहा जाता है। हवा में जलवाष्प की मात्रा के संदर्भ में आर्द्रता को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। आर्द्रता के 3 प्रकार हैं: निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता जो है वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा है। विशिष्ट आर्द्रता का मतलब है वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प की मात्रा, और सापेक्ष आर्द्रता का मतलब है किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की आर्द्रता के सामर्थ्य का जो है अनुपात। इसके बाद अगर बात करें तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। देखिए, वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान या उपलब्ध जलवाष्प की जो मात्रा, इसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल की जल वाष्प धारण करने की जो क्षमता है पूर्णतः तापमान पर निर्भर होती है। हवा की आर्द्रता स्थान और समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा अधिक जल वाष्प धारण कर सकती है। तापमान में वृद्धि हवा की जल धारण क्षमता में भी वृद्धि करती है, जबकि तापमान में कमी उसकी इस क्षमता को कम कर देती है। फिर भी यह एक विश्वसनीय सूचकांक नहीं है, क्योंकि तापमान और वायु दाब में परिवर्तन के साथ ही हवा के आयतन में भी परिवर्तन होते रहता है। इससे भी निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, बदल जाती है। इसके बाद है विशिष्ट आर्द्रता। वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प की मात्रा को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। क्योंकि विशिष्ट आर्द्रता का जल वाष्प की मात्रा से सीधा संबंध होता है, अतः यह आर्द्रता के मापन की सबसे उपयुक्त विधि है। इसके बाद है सापेक्ष आर्द्रता। किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी तापमान पर उसी वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की जो सामर्थ्य के अनुपात को जो है सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जब सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है, यानी वायु संतृप्त अवस्था में आ जाती है, तो संघनन प्रारंभ हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण वर्षा आरंभ हो जाती है। वाष्पीकरण क्या है? जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है इसको वाष्पीकरण कहते हैं। जल जब गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जल की जो द्रव अवस्था है जब ये गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है तो इसको वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। और 1 ग्राम जल को जलवाष्प में बदलने में लगभग 600 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। वाष्पीकरण के दर इकाई कारकों पर जो है निर्भर करता है। ये जो कारक है तापमान है, हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा या हवा की आर्द्रता, और तीसरा है हवा की गति। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है सापेक्ष आर्द्रता एवं निरपेक्ष आर्द्रता में क्या अंतर है, तो इसके अंतर के बारे में डिस्कस करेंगे।
देखिए, पहला है सापेक्ष आर्द्रता। यह वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा और उसकी आर्द्रता सामर्थ्य के अनुपात को दर्शाता है। वही निरपेक्ष जो आर्द्रता है, इसमें हमें वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा का पता चलता है। सापेक्ष आर्द्रता, इसमें तापमान का ध्यान रखा जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता में जो है तापमान को ध्यान में नहीं रखा जाता। सापेक्ष आर्द्रता, इसमें सापेक्ष जो आर्द्रता है इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और निरपेक्ष आर्द्रता को जो है ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता, यह आर्द्रता की अत्यंत उपयोगी माप है, क्योंकि इससे ज्ञात होता है कि वायु कितनी आर्द्र है एवं संतृप्त होने के लिए जल वाष्प की कितनी मात्रा की और आवश्यकता है। और जो निरपेक्ष आर्द्रता है, यह आर्द्रता के उपयोगी माप नहीं है। निरपेक्ष जो आर्द्रता है ये आर्द्रता की उपयोगी माप नहीं है, क्योंकि इससे हमें यह पता नहीं चल पाता है कि वायु को संतृप्त होने के लिए कितनी जलवाष्प की आवश्यकता है। इसके बाद संघनन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। संघनन क्या है? तो जल के गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की जो क्रिया है इसको संघनन कहते हैं। संघनन दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला है तापमान में कमी तथा दूसरा है वायु की सापेक्षिक आर्द्रता। वायु में उपस्थित धूल कणों के चारों ओर तापमान में कमी के कारण संघनन प्रारंभ हो जाता है। इन सूक्ष्म कणों को संघनन केंद्र कहते हैं। धूल, धुआं और समुद्री नमक के कण अच्छे संघनन केंद्र माने जाते हैं, क्योंकि ये जल का अवशोषण करते हैं। इन कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं। इसके बाद है संघनन के रूप। संघनन की प्रक्रिया से ओस, कुहरा, कुहासा और बादल बनते हैं, जिसे संघनन के रूप में कहा जाता है। ओस क्या है? तो संघनन के मुख्य रूपों का वर्गीकरण उस तापमान के आधार पर किया जाता है जिस तापमान पर हवा उष्मांक पर पहुंच जाती है। संघनन के समय में उष्मांक या तो हिमांक के नीचे होगा या हिमांक के ऊपर। पहली दशा में संघनन होने से तुषार या हिम, याद रखिएगा, तुषार या हिम तथा पछाव मेघ का जो है निर्माण होता है। संघनन की दूसरी जो दशा है इसमें ओस, कुहरा और बादलों का निर्माण होता है। पृथ्वी दिन के समय सौरिक विकिरण प्राप्त करती है, जबकि रात में पार्थिव विकिरण के द्वारा ऊष्मा नष्ट होती है। पार्थिव विकिरण होने के कारण धरातल ठंडा हो जाता है तथा आसपास की वायु भी संघनित हो जाती है। वायु के संघनित होने से वायु में विद्यमान जलवाष्प नन्ही बूंदों के रूप में धरातल पर स्थिर घास के पत्तियों और पौधों के पत्तियों पर जमा हो जाती हैं। इसे ओस कहते हैं। तो घास और पत्तियों, जो घास होते हैं या पत्तियों पर जब आप देखेंगे कि कुछ छोटे छोटे मोती के जैसा चमकीले जो है बूंद दिखाई देते हैं, उसको ओस कहते हैं। तुषार या पाला क्या है? जब संघनन एक ऐसे ओसांक पर होता है जो हिमांक के नीचे हो और वायुमंडल में निहित अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस हिमकण के रूप में जमा हो जाता है। तो याद रखिएगा, संघनन एक ऐसे ओसांक पर होता है जब हिमांक से नीचे वायुमंडल में निहित अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में परिवर्तित हुए बिना ठोस हिमकणों के रूप में जमा हो जाता है। जलवाष्प द्रव में परिवर्तित नहीं होगा, सीधे क्या होगा, ठोस हिमकण के रूप में जमा हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस जमी हुई ओस को पाला कहते हैं। क्या कहते हैं? तुषार या पाला कहते हैं। जब जलवाष्प से भरी हुई वायु सनहती होकर बहुत अधिक मात्रा में अचानक नीचे की ओर जो है गिरती है, तब छोटे छोटे धूल कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रियाएं होती है। तो ओस और पाला में क्या अंतर है, इसको देखेंगे। तो देखिए, ओस जो है यह घास और छोटे पौधों पर जल के बूंदों के रूप में दिखती है, और जो पाला है यह धरातल की ठोस सतहों पर बर्फ के रूप में दिखाई पड़ता है। ओस जो है, ओस तभी बनती है जब ओसांक बिंदु हिमांक से अधिक होता है, और जो पाला है यह उन क्षेत्रों में बनता है जहां रात का तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। और जो ओस है यह पौधों के लिए लाभकारी है और पाला जो है यह पौधों के लिए हानिकारक होता है। इसके बाद फॉग यानी कुहरा क्या है? वायुमंडल के निचली परतों में एकत्रित धूल कण या धुएं के जो धुएं होते हैं, इनके जो कण होते हैं, इन पर संघनित सूक्ष्म जल सिकरों को कुहरा कहते हैं। वायुमंडल के निचली परतों में एकत्रित धूल कण या धुएं के कणों पर संघनित सूक्ष्म जल सिकरों को कुहरा कहते हैं। इसलिए कुहरा एक प्रकार का बादल ही है जिसका आधार धरातल पर जो है या धरातल के बहुत समीप होता है। तो जिसका आधार धरातल पर या धरातल के नजदीक होता है। इसके बाद है कुहासा या धुंध। कुहासा यानी मिस्ट या जो धुंध है, कुहासा भी एक प्रकार का कुहरा ही है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक तथा 2 किलोमीटर से कम होता है, जबकि कुहरा के समय 200 मीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को देख पाना
कठिन हो जाता है। इसके बाद बादल, बादल यानी क्लाउड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए बादल से, तो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए धरातल से काफी ऊंचाई पर वायुमंडल में निहित जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित जलकण या हिमकणों के समूह को बादल कहते हैं। बादल मुख्यतः हवा की रुद्धोष्म प्रक्रिया के द्वारा ठंडे होने और उसके तापमान के उच्चांक से नीचे गिरने से बनते हैं। गर्म व आर्द्र हवा के ऊपर उठने और ठंडे होने की इस प्रक्रिया में तापमान उच्चांक तक पहुंच जाता है तथा जलवाष्प के संघनन से बादल का निर्माण होता है। याद रखिएगा, वर्षा के अगर बात करें तो वर्षा के विभिन्न रूपों के लिए यही बादल उत्तरदायी हैं। पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन बनाए रखने के लिए भी इनका भूमिका होता है महत्वपूर्ण होता है। बादलों का जो वर्गीकरण है, बादलों के वर्गीकरण के क्रम में इनके रूप, सामान्य आकृति, संरचना, ऊर्ध्वाधर विस्तार और इनकी ऊंचाई को प्रमुख आधार बनाया जाता है। औसत ऊंचाई के आधार पर बादलों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। तो बादलों का यानी क्लासिफिकेशन ऑफ जो क्लाउड्स है, बादलों का जो वर्गीकरण है ऊंचाई के आधार पर इनके 3 वर्ग हैं। पहला है उच्च मेघ, जिसकी ऊंचाई होती है 6000 से 12000 मीटर। मध्य मेघ यानी इसकी ऊंचाई 2000 से 6000 मीटर। और निचली मेघ की ऊंचाई यानी निचली मेघ कहां पर मिलेंगे, 2000 मीटर के ऊंचाई तक। जो उच्च मेघ है इसमें पछाव मेघ, पछाव स्तरीय मेघ, पछाव कपासी मेघ पाए जाते हैं। मध्य मेघ के अंतर्गत उच्च स्तरीय मेघ और इसमें उच्च स्तरीय मेघ और उच्च कपासी मेघ। और जो निचली मेघ है इसमें स्तरीय मेघ, स्तरीय कपासी मेघ, कपासी मेघ, कपासी स्तरीय मेघ और वर्षा स्तरीय मेघ, ये सभी इसके रूप हैं। सबसे पहले जो उच्च मेघ है जिसकी ऊंचाई है यानी कि 6000 से 12000 मीटर के बीच में उच्च मेघ पाए जाते हैं। इसमें पहला है पछाव मेघ, सीरस क्लाउड। ये आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफेद रेशम की तरह कोमल और प्रकीर्णित मेघ होते हैं, बादल होते हैं। ये हिमकणों से बने होते हैं, इसीलिए इनसे वर्षा नहीं होती है। चक्रवात के आगमन के समय सबसे पहले यही मेघ दिखाई देते हैं, यही बादल दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए ये मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। पछाव स्तरीय मेघ जो होते हैं यह बृहद क्षेत्रों में दूधिया चादर की तरफ फैले हुए हैं। इनके कारण सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण होता है। चक्रवात के आगमन के क्रम में पछाव मेघों के तत्काल बाद यही मेघ दिखाई पड़ते हैं और इस प्रकार ये भी निकट भविष्य में चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं। पछाव कपासी मेघ ये सफेद रंग के छोटे छोटे गोलों की भांति दिखाई पड़ते हैं और यह प्रायः समूह में या लहरनुमा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद है मध्य मेघ। इनकी ऊंचाई 2000 से 6000 मीटर के बीच है। यानी मध्य मेघ कहां पर पाए जाते हैं, तो 2000 से 6000 मीटर के बीच। उच्च स्तरीय मेघ ये भूरे अथवा नीले रंग के चादर की तरह फैले छोटे स्तरों वाले ये बादल होते हैं। इनके छाए रहने से सूर्य का प्रकाश धुंधला व अस्पष्ट दिखाई देता है। इनसे विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा होती है। इसके बाद है उच्च कपासी मेघ। ये सफेद और भूरे रंग के पतले गोलाकार धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। संपूर्ण आसमान में ये महीन चादर के रूप में बिखरे होते हैं। इसके बाद निचले जो मेघ हैं इनकी ऊंचाई होती है 2000 मीटर तक होती है। ये 2000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इसमें पहला है स्तरीय मेघ। ये धरातल के निकट कुहरे के समान बादल हैं। धरातल की इनकी जो ऊंचाई होती है धरातल के नजदीक होती है, कुहरे के समान ये बादल हैं। इनमें कई परत पाई जाती है और ये आकाश में पूरी तरह छाए रहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से इनका मतलब कि निर्माण हो जाता है। इसके बाद स्तरीय कपासी मेघ। ये हल्के भूरे या सफेद रंग के गोलाकार धब्बों के रूप में मिलते हैं और ये जाड़ों के मौसम में प्रायः संपूर्ण आसमान को ढक लेते हैं और ये सामान्यतः साफ मौसम के सूचक हैं। इसके बाद है कपासी मेघ। इनका आकार गुंबदाकार और फूल गोभी के भांति होता है, जिनका आधार क्षेत्र समतल पाया जाता है। ये प्रायः साफ मौसम की सूचना देते हैं। कपासी वर्षी मेघ ये अत्यधिक गहरे काले और सघन बादल हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर विशाल मीनार की तरह उठे रहते हैं और इनका विस्तार अत्यंत बड़े क्षेत्र पर होता है। कभी कभी ये धरातल से अत्यधिक ऊंचाई तक विस्तृत होते हैं और इन बादलों से भारी वर्षा, ओला, तड़ित झांझा आदि उत्पन्न होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वातावरणों के सहारे मुख्यतः इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। इसके बाद है वर्षा स्तरीय मेघ। ये धरातल से कम ऊंचाई पर स्थित होते हैं, घने काले और ये विस्तृत बादल हैं। इनके
तार के कारण अंधकार सा छाया रहता है, और क्योंकि इनके अधिक सघनता के कारण सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पहुंच पाता है, ये बादल वायुमंडल में आर्द्रता को बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शीघ्र वर्षा होने लगती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में उष्ण व तागरों के सहारे इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। इसके बाद वर्षा यानी रेनफॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। रेनफॉल यानी जो वर्षा है, इसमें पहला है वृष्टि या वर्षण। वर्षा के अंतर्गत अगर बात करें तो वृष्टि या वर्षण क्या है, तो खुली व स्वच्छंद हवा में वायुमंडलीय जलवाष्प का निरंतर होने वाला संघनन पूर्व संघनित कणों के आकार वृद्धि में सहायक होता है। जब ये कण बड़े हो जाते हैं और हवा का अवरोध उन्हें गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध लटकाए रखने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो आकार में बड़े संघनित कण पृथ्वी के धरातल पर गिरने लगते हैं। जल की बूंदे और हिम कणों के गिरने की इस प्रक्रिया को वृष्टि या वर्षण कहते हैं। समझ में आ गया? यह वृष्टि तरल जल के रूप में या ठोस हिमकण के रूप में या दोनों के सम्मिश्रण या सहिम वृष्टि के रूप में हो सकती हैं। वर्षण के जो रूप हैं, पहला है जल वृष्टि या वर्षा, रेन। जल वृष्टि जल के बूंदों के रूप में होती है, तो इसे जल वृष्टि या वर्षा कहते हैं। इसमें जल की बूंदों का आकार 0.5 से 0.4 मिलीमीटर व्यास का होता है। बौछार, देखिए बौछार ऐसी वर्षा है जो अचानक प्रारंभ होती है और कुछ समय बाद बंद हो जाती है। बौछार की बूंदें बड़ी बड़ी होती हैं, जो कभी कभी 8 मिलीमीटर व्यास की भी हो सकती हैं। दूसरा जो प्रकार है वर्षा का या वर्षण के, वो है आपका हिमवृष्टि या हिमपात, स्नोफॉल। देखिए पृथ्वी के सतह पर अधिक मात्रा में हिमकण के बिना पिघले गिरने को, जो हिमकण होते हैं बिना पिघले गिरने लगते हैं पृथ्वी के सतह पर, तो इसको हिमवृष्टि या हिमपात या बर्फ का गिरना कहते हैं। यह उस समय होता है जब हिमांक स्तर धरातलीय सतह से 300 मीटर से अधिक ऊपर ना हो। सहिम वृष्टि क्या है, तो सहिम वृष्टि में वर्षा और हिमपात साथ साथ होते हैं। इसके दो रूप हो सकते हैं। इसके कितने रूप हो सकते हैं? दो रूप। कौन कौन से? तो वर्षा के बूंदों के जमने से सहिम वृष्टि, और दूसरा हिम कणों के पिघलकर जल में परिवर्तित होने के बाद पुनः जल के जमने से होने वाला सहिम वृष्टि। यूनाइटेड किंगडम में यह वर्षा जल और हिम के मिश्रण के रूप में, जबकि अमेरिका में पारदर्शी छोटे हिमकणों के रूप में होती है, जिनका व्यास 5 मिलीमीटर से कम होता है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है, देखिए उपल वृष्टि या ओला पड़ना। यह बड़े बर्फ के गोले के रूप में होती है। यह वास्तव में ओला ठोस वर्षण के रूप में होता है, जिससे छोटे आकार की बर्फ होती है। इसका व्यास 5 से 50 मिलीमीटर तक होता है। ये अत्यंत विनाशक होते हैं। संघनन के पश्चात यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो जल ओला के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फुहार क्या है? 0.5 मिलीमीटर से कम व्यास वाले छोटे जल कणों के नीचे की ओर गिरने को फुहार कहते हैं। ये निम्न स्तरीय बादल में गिरते रहते हैं, लेकिन धरातलीय सतह पर प्राप्त कुल वर्षा की मात्रा कम होती है। समस्त ग्लोब पर औसत वार्षिक वर्षा 970 मिलीमीटर है, परंतु यह मात्रा सर्वत्र समान नहीं है। कुछ स्थानों पर यह मात्रा 100 मिलीमीटर से भी कम है, जैसे कालाहारी का गर्म मरुस्थल और भारत का थार मरुस्थल आदि। जबकि कुछ स्थानों पर 12,000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जैसे भारत में मासेनराम तथा चेरापूंजी। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा के जो प्रकार हैं, उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला संवहनीय वर्षा। इसकी उत्पत्ति गर्म एवं आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से होती है। जब धरातल बहुत गर्म हो जाती है तो उसके संपर्क में आने वाली हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। धरातल जब गर्म हो जाएगा, जब संपर्क में हवाएं आएंगी तो हवा भी गर्म हो जाएगा, और गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो वायु की संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ऐसी संवहनीय धाराएं ठंडी होकर पूर्णतः संतृप्त हो जाती हैं, जिसके पश्चात संघनन होने से काली कपासी वर्षा मेघ बनते हैं और घनघोर वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। विषुवत-रेखीय प्रदेश या शांत पेटी यानी डोल्ड्रम में इस प्रकार की वर्षा होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण इन क्षेत्रों में दोपहर 2 से 3 बजे के बीच कपासी वर्षा मेघ छा जाते हैं। कुछ क्षणों के मूसलाधार वर्षा के बाद 4 बजे शाम तक ये वर्षा रुक जाती है। संवहनीय वृष्टि की जो विशेषताएं हैं, पहला विशेषता है प्रतिदिन दोपहर के बाद विषुवतीय क्षेत्र में इस प्रकार की वर्षा होती है। बहुत कम समय में घनघोर वर्षा होती है। इसे कपासी वर्षा मेघ का निर्माण होता है, और गर्म मरुस्थलों में यह नियमित न होकर अचानक एवं अनियमित होती है। याद रखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं संवहनीय वर्षा कैसे होती है। गर्म हवाएं जब ऊपर उठती है तो
ठंडी होकर संघनित होकर बादल बनता है, ठीक है, और इसके बाद जो है घनघोर वर्षा करती है। दूसरा पर्वतीय वर्षा, जब जल वाष्प से युक्त गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार के ढलान के सहारे जो है ढलान के साथ या सहारे ऊपर चढ़ना होता है तो वह वायु रुद्धोष्म प्रक्रिया के द्वारा ठंडी होने लगती है। जब जलवाष्प से युक्त गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार के ढलान के साथ या सहारे ऊपर उठना होता है तो यह वायु रुद्धोष्म प्रक्रिया के द्वारा ठंडी होने लगती है, धीरे धीरे संतृप्त हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। संघनन के बाद होने वाली इस प्रकार के वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां पर्वत श्रेणी समुद्र तट के निकट और उसके समानांतर स्थित हो। विश्व की अधिकांश वर्षा इसी रूप में होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा भी घटती जाती है। इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र का जो ढाल पवन के सम्मुख होता है वहां अधिक वर्षा होती है, इसे पवनाभिमुख ढाल कहते हैं। परंतु जैसे ही पवन पर्वत के दूसरी ढाल पर उतरने लगती है, रुद्धोष्म ताप वृद्धि के कारण वह गर्म और शुष्क होने लगती है। इस प्रकार पवन की सापेक्षिक आर्द्रता में कमी आ जाती है, याद रखिएगा, और वर्षा की मात्रा अत्यधिक कम हो जाती है। इसे पवनाभिमुख ढाल या वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, रेन शैडो रीजन कहते हैं। भारत में पवनाभिमुख और वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर और पुणे में मतलब की है, जो एक दूसरे से मात्र कुछ किलोमीटर के दूरी पर ही स्थित हैं। यह है पर्वतीय वर्षा। आप देख सकते हैं पर्वतीय ढालों के सहारे जब पवने मतलब कि ऊपर चढ़ती हैं तो क्या होता है, पवनाभिमुख ढाल के सहारे जो है आप देख सकते हैं कि एक ऐसा समय आता है कि जब पवन ठंडी होकर संघनित हो जाती है तो बादल बनता है, बादल बनने के बाद वर्षा होता है, और ये इस तरह से जो है भी मुड़ती हैं, ठीक है, इनका दिशा इस तरह से होता है और नीचे आकर ये शुष्क हो जाती है। ये वृष्टि छाया प्रदेश है, ठीक है, और ये पवनाभिमुख ढाल है। चक्रवाती या वतागरी जो वर्षा है, साइक्लोनिक जो रेनफॉल है, चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। जो चक्रवात के कारण जो वर्षा होती है इसको चक्रवाती वर्षा कहते हैं, और इस प्रकार की वर्षा तथा हिमवृष्टि विशेषकर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती क्षेत्रों में होती है। यहाँ गर्म और शीतल वायु राशियों के टकराने से भीषण तूफानी दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं तथा गर्म वायु राशि के शीतल वायु राशि के ऊपर चढ़ जाने का या चढ़ने की जो प्रक्रिया है इसमें संघनित होकर वर्षा करती है। वर्षण के जो सिद्धांत हैं याद रखिएगा, हिमकर्ण जो सिद्धांत था बर्जरान के द्वारा दिया गया था। बर्जरान मेघ अस्थिरता सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो फ्रीडेंसन के द्वारा, और संलयन सिद्धांत जी बोवेन के द्वारा, या जी बोवेन। इसके बाद वाष्पीकरण, संघनन और वृष्टि में जो अंतर है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वाष्पीकरण, ये इसमें जो है जल का जो जल है इसमें जो वाष्पीकरण है इसमें जल का वाष्प में परिवर्तन होना होता है। संघनन में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में जल वाष्प पुनः जल में परिवर्तित होती है, और वृष्टि या वर्षण में क्या होता है, इस प्रक्रिया में संघनित जल या हिमकण धरातल पर गिरते हैं। वाष्पीकरण में अगर दूसरा जो अंतर देखें तो इसमें जल की भौतिक अवस्था बदलती है, तरल या ठोस से गैस के रूप में, और जो संघनन है भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे गैस से तरल या ठोस रूप में, और जो वृष्टि या वर्षण है भौतिक अवस्था में परिवर्तन भी हो सकता है और नहीं भी। वाष्पीकरण के संदर्भ में अगर बात करें तो इस प्रक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, संघनन में उष्मा मुक्त होती है, और जो वृष्टि या वर्षण है इस प्रक्रिया में उष्मा न तो अवशोषित होती है और न ही मुक्त होती है। वाष्पीकरण के संदर्भ में अगर बात करें तो वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है। संघनन तभी होता है जब वायु संतृप्त हो जाती है और तापमान उच्चांक से नीचे चला जाता है, और वृष्टि या वर्षण जो है वृष्टि विभिन्न दशाओं में होती है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए संघनन बादल, कुहरा, कुहासा, ओस और तुषार संघनन के विभिन्न रूप हैं। वहीं वृष्टि या वर्षण वर्षा, हिमपात, सहिम वृष्टि, फुहार, ओला पड़ना या उपल वृष्टि वर्षण के विभिन्न रूप हैं, याद रखिएगा। यह है आपका चक्रवाती वर्षा। चक्रवात के कारण जो वर्षा होती है इसको चक्रवाती वर्षा कहते हैं। ये गर्म वर्षा है, गर्म हवाएं हैं, और गर्म हवाएं जब संघनित होकर जब बादल बनते हैं तो इसके बाद ये क्या होते हैं, वर्षा का रूप धारण कर लेते हैं, और जब नीचे उतरते हैं तो ये जो गर्म हवाएं हैं ठंडी हवाओं में तब्दील हो जाते हैं। तड़ित झांझा यानी जो थंडर स्टॉर्म है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थंडर स्टॉर्म, तड़ित झांझा स्थानीय तूफान या झंझावत होते हैं
जिनमें तीव्र हवाएं चलती हैं और कपासी वर्षा मेघों से गरज और बिजली की चमक के साथ साथ तीव्र वर्षा होती है। तड़ित झांझा में वर्षा की तीव्रता के कारण ऐसा लगता है जैसा कि बादल ही फट गया है, इसीलिए इस वर्षा को बादलों का प्रस्फोटन भी कहते हैं। कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल जो रेन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कृत्रिम वर्षा को मेघों का कृत्रिम बीजारोपण भी कहा जाता है। इसका मतलब है वस्तुतः उस प्रक्रिया से जिसमें एक विशेष प्रकार के मेघों को संतृप्त करके वर्षा कराई जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने विंसेंट जे सेफर और इरविंग लैंगयूर ने, कौन कौन, अमेरिकी वैज्ञानिक जिनका नाम था विंसेंट जे सेफर और इरविंग लैंगयूर ने पश्चिमी मैसाचुसेट्स के ऊपर जो है 4300 मीटर की ऊंचाई पर वायुयान के द्वारा 3 किलोग्राम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करके अतिशीतित मेघों के कृत्रिम बीजारोपण में सफलता प्राप्त की। यह जो प्रयास है, परंतु यह प्रयास आंशिक रूप से ही सफल रहा। इनसे बहुत सीमित क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा की प्राप्ति संभव हो सकी। क्योंकि यह अत्यधिक खर्चीली विधि थी, इसलिए अधिक लोकप्रिय नहीं हो सकी। 1946 में बी वानगुट ने सिल्वर आयोडाइड प्रविधि के द्वारा, सिल्वर आयोडाइड याद रखिएगा, इसका प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयास किया गया। उन्होंने पाया कि बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करने पर सिल्वर आयोडाइड वाष्पीकृत हो जाता है और शीतल होने पर इनसे सिल्वर आयोडाइड के अत्यंत सूक्ष्म कणों का निर्माण हो जाता है, जो धुएं के रूप में अतिशीतित जल कणों से निर्मित मेघों में जमा हो जाते हैं। -5 डिग्री सेंटीग्रेड से निम्न तापमान पर अति सूक्ष्म आर्द्रताग्राही नाभिकों का कार्य करते हैं, जिन पर हिम कणों का निर्माण होता है। और इस प्रकार अगर बात करें, याद रखिएगा, इस प्रकार ये मेघों को हिम कणों में या हिम कणों से निर्मित मेघों में तत्काल परिवर्तित कर देते हैं और इनके सूक्ष्म कणों पर हिम क्रिस्टलों का विकास होने लगता है। इन सूक्ष्म नाभिकों और हिम कणों की संरचना में समानता होती है, अतः हिम स्थित कपासी वर्षी मेघों में इनके कणों को छोड़े जाने पर गत्यात्मक प्रभाव दिखाई पड़ता है। सिल्वर आयोडाइड को इन मेघों में पहुंचाने के लिए पहले इसके घोल को एसीटोन नामक अति ज्वलनशील तरल पदार्थ में गर्म किया जाता है, जिससे सूक्ष्म क्रिस्टलों का निर्माण होता है। धरातल पर जनरेटरों को थोड़ी थोड़ी जो है दूरी पर एक पंक्ति में रखकर यदि कई घंटों तक सिल्वर आयोडाइड को मेघों की ओर छोड़ा जाए तो मेघों के संतृप्त होने से संघनन की प्रक्रिया संभव हो पाती है। कृत्रिम वर्षा की यह विधि अपेक्षाकृत कम महंगी होती है, क्योंकि इस प्रविधि में सिल्वर आयोडाइड की थोड़ी मात्रा ही आवश्यकता पड़ती है। रासायनिक द्रव्यों का प्रयोग केवल उन्हीं मेघों पर प्रभावकारी है जिनमें प्राकृतिक रूप से वृष्टि की संभावनाएं विद्यमान हो। मौसम विशेषज्ञों की राय है कि धरातल से 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले गहरे भूरे कपासी वर्षा मेघों से ही कृत्रिम वर्षा जो है संभव है। बीजारोपण के लिए चुने गए मेघों की मोटाई 1500 मीटर होनी चाहिए और साथ ही इन मेघों में सापेक्षिक आर्द्रता का कम से कम 50 से 65% तक होना आवश्यक है। अन्य प्रविधियों के अंतर्गत बादलों में विद्युत तरंगों और परघाती तरंगों के द्वारा विद्युत आवेशन उत्पन्न करके वृष्टि की संभावना पर विचार किया जा रहा है। सैद्धांतिक रूप से इसमें अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि कपासी वर्षी मेघों में बिजली की चमक के तत्काल बाद तीव्र वर्षा की प्राप्ति होती है, परंतु इनकी व्यवहारिकता संदिग्ध है। इसी प्रकार एक अन्य प्रविधि वायुयानों के द्वारा बादलों में जल के जो छिड़काव की प्रक्रिया के द्वारा उसे संतृप्त अवस्था में लाने से संबंधित है, ताकि संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ कराई जा सके, परंतु वर्तमान समय में ये प्रविधियां लोकप्रिय नहीं हो सकी हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए इजराइल और रूस में सफल प्रयोग हुए। इनमें यहाँ पे जो सिल्वर आयोडाइड प्रविधि के द्वारा कृत्रिम वर्षा की संभावना को बल मिला। भारत में भी गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रोजेक्ट रेन ड्रॉप चलाए गए थे, परंतु यह अधिक सफल नहीं रहा। व्यवसायिक संस्थानों की कृत्रिम वर्षा संबंधी बड़े बड़े दावों की व्यवहारिकता जो संदिग्ध रही है, क्योंकि कुछ विशेष प्रकार के मेघों से ही ऐसी वर्षा संभव है और वह भी एक सीमित क्षेत्रों में सीमित मात्रा में। फिर भी इस दिशा में किए गए जो प्रयास हैं वो सराहनीय रहे हैं। तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में वायु राशि, वाताग्र और चक्रवात के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।